हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। तो चलिए थर्ड टॉपिक आता है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 2 टॉपिक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, इसमें और चीजें भी आती हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि अगर पढ़ लेते हैं, चलो। इफ द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज चेंज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक इनपुट को, इनपुट ऑफ वन फैक्टर, एक फैक्टर के इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो प्रोपोर्शन जो होगा उन फैक्टर्स के बीच में वो चेंज होगा। ठीक है, 2 फैक्टर हैं आपके पास, लैंड एंड लेबर। इसमें से आपने लैंड को फिक्स कर दिया और आप लेबर को चेंज कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। सपोजिंग देयर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है लैंड और लेबर। ठीक है, लैंड को हम फिक्स मान लेते हैं, फिक्स फैक्टर है लैंड हमारा, और लेबर जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर है जो हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब सोचो, यू हैव लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर। आपके पास लैंड है जो कि 2 हेक्टेयर का है। ठीक है, यू ग्रो टोमेटो ऑन इट विद द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। 2 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें आप टोमेटो ग्रो करते हो, यूनिट की कितनी लेबर लेते हो? 1 यूनिट। लैंड कितना है? 2 हेक्टेयर, और लेबर की यूनिट कितनी है? 1। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या हो गया अभी? 2:1। अकॉर्डिंगली द प्रोपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर विल बी 1:2। यहाँ पे लेबर एंड लैंड है इसलिए 1:2 लिखा है, ये लैंड और ये लेबर। ठीक है, तो 2:1 या फिर 1:2। इफ द यूनिट्स ऑफ लेबर आर इंक्रीज टू 2, अगर हम लेबर की यूनिट 2 कर दे, इसको इंक्रीज कर दें, ये 2 हो गया, तो रेशियो क्या बन जाएगी? इसको तो नहीं चेंज कर सकते, तो फिक्स फैक्टर है, रेशियो चेंज होगी, 2:2 हो गई। देन द न्यू प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड विल बी 2:2। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर वर 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर प्रीवियसली, नाउ देयर विल बी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर। अब क्या हो गया? 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होगी, तो उस हिसाब से हमारा प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। On account of change in the proportion of factor, there will also be a change in total output. फैक्टर्स में चेंज होने के साथ साथ आपका चेंज इन टोटल आउटपुट भी होगा, बट एट डिफरेंट रेट, अलग अलग रेट से। पहले इंक्रीज कर रहा होगा, फिर वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अलग अलग रेट से इंक्रीज करेगा, चेंज होगा। इनिशियली व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन द फिक्स लैंड, टोटल आउटपुट में इंक्रीजेस। शुरू में जब आपने ज्यादा लेबर लगाई फिक्स लैंड के ऊपर, तो आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा वो। बट इवेंचुअली अ स्टेज मस्ट कम when a matter of law total output will increase only at diminishing rate। इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट से, धीरे धीरे अब कम होने लगेगा। पहले तो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ग्रो कर रहा था, अब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा। दिस इज प्रॉपर्ली नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी यही बोलते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी लेबर को इंक्रीज करते चले जाओगे, आपका फिक्स फैक्टर तो सेम ही है। ठीक है, लेबर इंक्रीज करते जा रहे हो, तो पहले आपकी टीपी जो इंक्रीज करेगी वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे गिरने लगेगी, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी, उसका इंक्रीज होने का रेट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये था। आगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? बेसिकली हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, जितना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाओगे फिक्स फैक्टर के साथ, मार्जिनल प्रोडक्ट
ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज इंप्लाइंग द टोटल आउटपुट इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग रेट। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा शुरू में इंक्रीज होगा, टोटल आउटपुट जैसे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम। तो एक सिचुएशन आएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। पहले देखो जैसे ऐसे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, ठीक है, 8 से 12 हो रहा है। पहले यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीज आया, यहाँ पे सीधे 4 का आया, यहाँ पे 8 का आया, तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ 18, तो ये कितने यूनिट का चेंज आया? 2 यूनिट का। पहले देखो यहाँ पे बताते हैं, 1 मिनट, 2 था, 4, 8, 16, तो यहाँ पे जो गैप है वो 2 यूनिट का है, यहाँ पे जो गैप है वो 4 यूनिट का है, यहाँ पे जो गैप है वो 8 यूनिट का है। इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से 4 यूनिट, 4 यूनिट से 8 यूनिट, तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हुआ 16 से 18, तो ये इंक्रीज तो हुआ लेकिन ये 2 यूनिट, 8 यूनिट के बाद 2 यूनिट, तो ये इंक्रीज तो हुआ बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये फर्क है। इनफैक्ट अ स्टेज में कम व्हेन एमपी बिकम 0, और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव हो जाएगा, टोटल आउटपुट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से एक फिगर बना के समझते हैं। तो यूनिट्स ऑफ लैंड है हमारे पास, हम बोल देते हैं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। यूनिट्स ऑफ लैंड, ठीक है, और हमारे पास है यूनिट्स ऑफ लेबर। पहले 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है यानी कि टीपी 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, ठीक है। तो एमपी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 2 3, 9 minus 5 4, 12 minus 9 3, 14 minus 12 2, 15 minus 14 1, 15 minus 15 0, 14 minus 15 minus 1। अब इसमें देखो, एमपी में देखो कि यहाँ पे ये 3 सिचुएशन में जो टीपी है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग एमपी एम्प्लाइज, क्या एम्प्लाई कर रहा है ये? इम्प्लाइंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कि यहाँ पे टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग एमपी इंप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में डिमिनिशिंग एमपी, एमपी जो हो रहा है आपका गिर रहा है, तो डिमिनिशिंग एमपी इंप्लाइज इम्प्लाइंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जब एमपी आपका गिरने लग जाएगा तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में ये तो पूरा 0 तक तो यहीं इसी में आ जाएगा डिमिनिशिंग में। इस लास्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है? नेगेटिव हो गई आपकी एमपी, तो नेगेटिव एमपी इंप्लाइंग नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, एमपी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एमपी डिक्रीज हो रही है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जब नेगेटिव होगी तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका एक डायग्राम आता है,
ये टोटल प्रोडक्ट है, आपका टीपी है। ये आपका एमपी है। अब देखो ये टीपी में ये आपकी स्टेज 1 आती है, जहां पे जो टीपी है ना आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। किससे? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है स्टेज 1 में। तो जब ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये आपकी एमपी की स्टेज 1 आती है, जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आती है ये आपके टीपी की स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, आपका टीपी जो होता है वो इंक्रीज तो हो रहा है, पर अब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो ये आपकी एमपी की स्टेज 2 आती है, जहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है। यहाँ पे आपका एमपी गिरने लग जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद जब टीपी फॉल होता है, स्टेज 3 आती है, जब यहाँ पे टीपी आपको फॉल होने लग गया, डाउन आने लग गया, तो ये आपके एमपी की स्टेज 3 आती है, जहां पे आपका एमपी क्या होता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स आता है, एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपका एमपी कर्व है, ये टीपी कर्व है। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो एमपी भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। टीपी जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो एमपी आपका गिरने लग जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। और जैसे ही एमपी फॉल होने लगेगा, आपका जो टीपी है वो नेगेटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर होगा। ठीक है, समझ आ गया? ये यहाँ पे आपका शो कर रखा है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमने क्या मानी है अभी तक, लेबर। तो अब आगे चलते हैं हम कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है, जैसे कि हमारी जो मशीन होती है वो अंडर यूटिलाइज्ड होती है, ठीक है, वो अंडर यूटिलाइज्ड होती है। Its fuller utilization calls for greater application of the variable factor. Hence, initially, so long as fixed factor remains underutilized, additional unit of the variable factor add more and more to the total output, और marginal product of the variable factor tend to increase. इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो मशीन होती है वो अंडर यूटिलाइज होती है, और पूरी तरीके से हमारा जो फुलर यूटिलाइजेशन होता है वो होता है वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। तो जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहते हो, शुरू शुरू में क्या होता है, आपका जो टीपी होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि हमने देखा था, जैसे जब जब हमें इसको इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा टीपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था इनिशियल स्टेज में। इनिशियली ऐसा होता है कि फिक्स फैक्टर को तो अंडर यूटिलाइज्ड हम रखते हैं, कि मतलब उसकी जो भी कैपेसिटी है उसको हम पूरा तरीके से यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। इससे हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है, इनिशियली आता है। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जो कि हमारे लेबर, एनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स में बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टेंड टू राइज। देखो हम लोग जो यूज करते हैं ना लेबर, वो हम स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को यूज करते हैं। मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी में आप उन्हीं लोगों को लगाओगे ना जिनको प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होगी। तो इससे क्या होता है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर अगर आप अकॉर्डिंगली यूज करोगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी,
स्पेशलाइज्ड वर्कर अगर आप यूज करोगे तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, राइज होगी, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज। फिक्स फैक्टर को आपने अंडर यूटिलाइज रखा हुआ है। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो जितनी ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते रहते हैं ना, वो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने की कोशिश करता है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में कोऑर्डिनेशन रखने की कोशिश करता है। इसकी वजह से एमपी इंक्रीज होती है और टीपी भी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉजेस थे। अब आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉजेस। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर इज द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मेन कॉज है। देखो, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, द later gets excessively utilized. It suffers greater wear and tear and losses its efficiency, hence the diminishing returns. आपको पता है कि आपको 100 टॉफीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल फैक्टर लगाया, एक लेबर लगाई, वो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आपको लगा कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है टाइमली, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 6 लगाई, 7 लगाई, 8 लगाई, 9 लगाई, 10 लगाई। ऐसे करते करते अगर आपने 100 लेबर लगा दी 100 टॉफी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक लेबर 1 टॉफी प्रोड्यूस कर रही है पूरे दिन भर में, तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई, एक्सेसिवली यूटिलाइज हो रहे हैं आपके वेरिएबल फैक्टर को, जबरदस्ती आप यूज करे जा रहे हो, वेरिएबल फैक्टर को जबरदस्ती आप बढ़ाए जा रहे हो। आपको पता है कि 3 लेबर से ज्यादा का काम नहीं है ये, आपको पता है कि 1 लेबर से ज्यादा का काम नहीं है या 2 लेबर से ज्यादा का काम नहीं है, लेकिन आप इंक्रीज करे जा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी में कमी आएगी और डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा, टोटल प्रोडक्ट में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो इम्परफेक्ट होते हैं, कुछ एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल। जहां आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है, वहां पे आप लेबर 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 करे जा रहे हो। आपको नई मशीन की जरूरत है और आप लेबर इंक्रीज करे जा रहे हो। मशीन का कंपटीशन लेबर तो नहीं कर सकती ना, तो ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ लेबर मशीन का, तो इससे इसकी वजह से भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने की वजह से टोटल आउटपुट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन, इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स फैक्टर इवेंचुअली डिस्टर्ब द आइडियल फैक्टर रेशियो, ऑप्टिमम फैक्टर रेशियो और मोस्ट एप्रोप्रिएट फैक्टर रेशियो। दिस रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल, हेंस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि एक मशीन जो है उस पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लेबर काम कर रही है, 10 लेबर इसको अच्छे से चला रही है, 15 लेबर लगा दी, 20 लेबर लगा दी, 25 लेबर लगा दी, चला ही नहीं पा रहे हैं। कब कौन सी लेबर कितना काम करके चलेगी, मशीन की हालत खराब हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो बन नहीं पाता है। ऑप्टिमम फैक्टर रेशियो जो होना चाहिए ना, कि 2 हेक्टेयर पे 1 लेबर होनी चाहिए, ठीक है, एक मशीन पे 2 लेबर होनी चाहिए, जो इनके बीच का मेन रेशियो होती है ना, वो चेंज होती रहती है ना। अगर आप बार बार लेबर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे दिक्कत आती है और आपकी टोटल प्रोडक्ट पे डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। अब इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कुछ अजम्पशन होते हैं। सबसे पहले, रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हम कंबाइन करते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, कि 2 मशीन पर 1 लेबर या फिर 2 मशीन पर 2 लेबर, 2 मशीन पर 4 लेबर, 2 मशीन पर 10 लेबर, अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, करते हैं, होगा चेंज। ये पहली एजम्पशन है। यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस और इक्वली एफिशिएंट, कि जितने भी आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो वो इक्वली एफिशिएंट है, हम ये मान लेते हैं, वो सारे एफिशिएंट हैं, एंड आर इंक्रीज 1 by 1, और एक एक करके हम उनको इंक्रीज करेंगे। Thus, the law of diminishing return sets in not because later unit of the variable factor are less efficient than the former one. It sets in because the ideal factor ratio disturbed or because the availability of the fixed factor like machine reduced per unit of the variable factor.
हम जैसे ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारे ही एफिशिएंट होते हैं, तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जो इनकी रेशियो है उस पे आपने छेड़छाड़ कर दी। अगर हम आइडियल मान के चलें कि 2 पे 5 होनी चाहिए, इससे ज्यादा हुई तो डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा, और लेकिन आपने 2 पे 10 कर दी तो डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने बाद के 5 लेबर इंक्रीज करी है, बाद के 5 लेबर वो एफिशिएंट नहीं थी, बट उनकी जरूरत नहीं थी। वो एफिशिएंट तो थी पर उनकी जरूरत नहीं थी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, जो आपकी टेक्नोलॉजी का स्टेट है वो चेंज नहीं होगा, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करना है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, अब इसका कुछ पोस्टपोनमेंट भी है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग एमपी इज पॉसिबल अंडर 2 सिचुएशन एज अंडर। जो एमपी डिमिनिश होती है हमारी वो 2 सिचुएशन में होती है। व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सो दैट ग्रेटर आउटपुट इज अचीव विद द सेम इनपुट। जब आप टेक्नोलॉजी में कुछ किसी तरीके का चेंज करते हो अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो इससे क्या होता है कि ग्रेटर आउटपुट अचीव होता है सेम इनपुट के साथ। ठीक है, आपने अपनी मशीन की सर्विस करा दी, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस करवा दिए, तो When some substitute of the fixed factor is discovered, या फिर fixed factor के कुछ substitute आप discover कर लो, तब भी ऐसा हो सकता है। So that the constant of the fixed factor is removed, तो जो fixed factor के constant है वो remove कर दे। तो however such a situation is very rare, it is not possible। तो ऐसी जो situation होती है ना वो थोड़ी सी rare होती है, ठीक है, होना if not impossible, impossible तो नहीं है, but ऐसी situation बहुत rare होती है। या आप मशीन का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। 4 टॉपिक आता है शेप्स ऑफ टीपी, एमपी, एपी एंड देयर रिलेशनशिप, कि टीपी, एमपी, एपी की शेप्स कैसी होती है और उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये जानना है हमें। तो एक टेबल बना के देखते हैं। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ लेबर, ये है हमारे पास। ये हमने ले ली यूनिट्स ऑफ लेबर। अब हमें लेना है यूनिट्स ऑफ, सॉरी ये यूनिट्स ऑफ लेबर नहीं है, यूनिट्स ऑफ लैंड है। ये आती है यूनिट्स ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर, जो कि पहले 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एमपी, एमपी ले लेते हैं। चलो यहाँ पे एमपी है नहीं कुछ भी। 6 14 28 24 8 4 0 -4। अब आता है हमारा टीपी। टीपी होता है हमारा चेंज इन एमपी, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम टीपी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 ही है, 6 + 14 20 है, फिर 14 + 28 48, 72 80 84 84 80। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आया। 0 + 6 6, 6 + 14 20, 14 + 28 48, 28 + 24 72 24। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ सॉरी 20 प्लस, ये प्लस करेंगे 48 + 24, हाँ ये वाला प्लस करना है। 72 + 8 80, 80 + 4 84 + 0 और 84 - 4, ठीक है। इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये प्लस, इसमें से ये प्लस, इसमें से ये प्लस, इसमें से ये प्लस, ये प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो 84 - 4 80। नेक्स्ट आता है एपी। एपी होता है हमारा टीपी डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे डैश 6 / 1 6 हो गया। उसके बाद आ गया हमारा 10, 20 / 2, 48 / 3, 16 18
16 अगेन, 14, 12 और 10। तो ये हमारा AP भी निकल के आ गया। अब इसको चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं। ट्वेंटी, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ये है हमारा TP। TP देखो सबसे पहले कितना है, 0, 6, 20, 48 लगा लेते हैं, 0, फिर थोड़ा 6 पे लगा लेते हैं, फिर यहाँ 20 पे लगाते हैं, उसके बाद अगला कौन सा था 48, 20 पे लगाया 48, थोड़ा ऊपर लगाएंगे 48, उसके बाद आया था 72, 80, 84, 84, 80, 72, 72, 80, 84, 84, फिर 84, यहाँ पे भी 84, देन 80। ठीक है, ये हमारा TP का डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके से। किसका है ये, TP का। अब ऐसे ही हम बना लेते हैं MP का। फिफ्टी, 40, 30, 20, 10, 0 और ये माइनस में भी था ना, क्या हो रहा है यार ये। पूछना कुछ कर देती हूँ, फिर करना आता नहीं मुझे ठीक। -10, तो MP 6, 14, 28, 6, सॉरी 6 यहाँ पे लगा लेते हैं, देन 14 यहाँ पे, देन 28 यहाँ जैसे लगा लेते हैं, 24, 8, 4, 0, 4, 28 के बाद 24, 8, 4, 0, 4। ये हमारा इसका डायग्राम बन गया। TP इंक्रीज कर रहा है तो MP भी इंक्रीज कर रहा है, TP डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है तो MP भी डिक्लाइन हो रहा है, TP फॉल होती MP नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, AP है हमारा 6, 10, 16, AP का भी इसी में बना लेते हैं, यहाँ पे MP और AP बनाएंगे। 6, 10, 16, 18, 16, 14, 12, 10, 18, 16, 18, 16, 14, एक तो मैंने 10 और 20 के बीच में इतना कम गैप दिया है ना, 14, 12, 10, 14 नीचे कैसे बना सकती हूँ मैं, नालायक। फोर्टीन, 12 और 10, 12 और 10, ये हमारा कुछ AP का बन गया।
पता नहीं ऐसे ही बनना चाहिए कि नहीं। AP नेगेटिव नहीं होता, गलती से कर दिया मैंने। ये AP है और ये भाई साहब MP हैं और ये भाई साहब TP हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने डायग्राम बना लिया इस फिगर बना ली इस टेबल के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, TP और MP की ऑब्जर्वेशंस देखो। So long as MP is increasing, TP is increasing at an increasing rate. MP इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, MP इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो TP भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। टेबल एंड फिगर शोज दैट till third unit of variable factor MP is increasing from 6 to 14 to 28 ton of rice till third unit of labor। 6 से 14 हुई, फिर 14 से 28 हो गई। MP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ये टेबल हमें बता रहा है और फिगर भी हमको यही बता रही है। Accordingly, while the first unit of labor contribute to 6 ton of rice of total output, second unit contribute 14 ton and third unit contribute 28 ton, implying that TP increasing at an increasing rate। कि यहाँ पे देखो एक यूनिट हमें 6 टन दे रही है TP, 2 यूनिट हमें 20 दे रही है, 3 हमें 40 दे रही है, तो यहाँ तक जो TP इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद देखो सेकेंड, व्हेन MP स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, जब MP गिरना शुरू होती है तो फिर TP इंक्रीजेस ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो TP यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये घटते क्रम में इंक्रीज हो रहा है। It starts happening when fourth unit of labor is used। ये तब होता है जब fourth unit of labor आती है। MP of fourth unit is 24 ton of rice, of the fifth unit 8 ton of rice and the sixth unit just 4 ton of rice। Accordingly, when fourth unit of labor is used, TP increases by 24 ton, when fifth TP increases by 8 unit, when sixth unit TP increases by only 4 ton, implying that TP is increasing only at decreasing rate। यहाँ पे टेबल में देखो जब फोर्थ यूनिट हुई तो MP यहाँ पे घट गई, 24 यूनिट हो गई, और TP भी हमको यहाँ पे सिर्फ 72 मिल रही है। उसके बाद यहाँ कितना इंक्रीज हो, 24 यूनिट का। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में MP सीधे 8 पे आ गई, तो TP हमको कितने से इंक्रीज हुई, 8 पे। तो यहाँ पे सिक्स यूनिट पे 4 पे आ गई, TP कितने से इंक्रीज हुई, 4 से। तो TP यहाँ इंक्रीज तो रही है, 72 से 80 हुई, 80 से 84 हुई, बट ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है। When MP is 0, therefore no addition to TP. It happen when 7th unit of labor is used, corresponding to 0 MP, TP is maximum। देखो जब MP 0 है, 7th यूनिट जब हम लेबर लेकर आए तो MP 0 ही, TP भी यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गया कि इससे ज्यादा ऊपर अब भाई मैं नहीं जा सकता। तो when MP is negative, TP start declining. It happen when 8th unit of labor is employed. TP diminishes from 84 to 80 and MP is -4। तो यहाँ पे देखो जब MP diminish हुई तो TP भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। टेबल में देखो जब MP नेगेटिव हुई तो TP भी गिर गई, ठीक है। अब AP MP से रिलेटेड रिलेशनशिप देख लेते हैं। AP इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MP ग्रेटर देन AP। AP तब तक इंक्रीज होता है जब MP ग्रेटर देन AP। इट हैपन इन फिगर टिल पॉइंट A वेयर AP इज एट इट्स टॉप। इस फिगर में देखो ये वाले पॉइंट तक, A पॉइंट तक MP जब तक A से बड़ा है तो AP भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे MP गिरने लगा AP भी गिरने लगा। MP जब तक बड़ा है तो AP इंक्रीज हो रहा है, वरना उसके बाद MP भी गिरने लग जाता है। MP बड़ा है, AP भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे MP छोटा होगा तो AP भी गिरने लग जाएगा। AP डिक्रीजेस व्हेन MP लेस देन AP। AP तब डिक्रीज होता है जब MP AP से नीचे आ जाता है, इस फिगर में जैसे आया था। इट हैपन इन फिगर बियॉन्ड पॉइंट A। पॉइंट A के बाद जब AP अपने टॉप पर होता है। AP इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन AP MP इक्वल होते हैं। इट इज एग्जैक्टली एट पॉइंट A इन फिगर, thus MP कर्व कट्स एट कर्व फ्रॉम इट्स टॉप। तो देखो क्या था कि AP जो है वो मैक्सिमम पे तब होगा जब AP MP इक्वल होंगे। ये पॉइंट पे यहाँ पे AP MP इक्वल है, तो ये AP जो है अपने मैक्सिमम पे है। यहाँ पे AP अपने मैक्सिमम पे इस पोजीशन पे।
एमपी में भी जीरो और नेगेटिव, बट एपी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। एपी जो होता है एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हो रही होती है ना, तो एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव कभी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। एमपी जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।